हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया वर्किंग एज आरआरबी पीओ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी की जो नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं उसके थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एंड कुछ जो मैंने मतलब गलतियां की थी फॉर्म फिलिंग के वक्त, तो वो आप ना करो। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये यहाँ पर मैं एकदम अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया था एंड हमको कितना कन्फ्यूजन होता है जब हमको पता नहीं होता है कि अरे कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई नहीं करना है, स्पेशली जब वैकेंसीज नहीं होती है हमारे स्टेट में या पर्टिकुलर हमारे रीजन के आरआरबीज में। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप देख लेना, बट उससे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। मैं ब्रीफली बता दूंगी, बिकॉज डिटेल में अगर देखना है तो अभी तक तो ढेरों वीडियो अवेलेबल हो चुके होंगे यूट्यूब पे, तो आप देख लेना कहीं से भी। तो जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक एज का होता है एंड एक एजुकेशन का होता है। तो एज में इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन करके रखा है कि ऑफिस असिस्टेंट जो होते हैं तो उनके लिए 18 टू 28 ईयर्स चाहिए एंड ऑफिसर्स के लिए 18 टू 30 ईयर्स एंड प्लस इसमें रिलैक्सेशन वगैरह होता है कैटेगरी वाइज, तो ये आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर इन्होंने बहुत प्रिसाइजली डेट भी मेंशन की है कि अगर आपका बर्थडे इस डेट को आ रहा है तो आप एलिजिबल हो। एंड मतलब 3 जून 1993 को आ रहा है तो उसके बाद से आप एलिजिबल हो। अगर 3 जून को भी आ रहा है तो आप एलिजिबल हो, बट अगर आपका बर्थडे 2 जून 1993 को आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए। एंड वैसे ही 31 मई 2005 के बाद अगर आपका बर्थ डेट है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। वैसे तो 18 साल तो में हमारा ग्रेजुएशन तो होता है नहीं, तो ये तो ठीक है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट होता है देखना कि हमारा जो लोग अभी 30 क्रॉस कर चुके हैं वो लोगों को डाउट होता है, बट अगर वो रिलैक्सेशन में आते हैं तो वो दे कैन अप्लाई। तो ये आप देख लेना। उसके साथ एक एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है। तो एजुकेशन के क्राइटेरिया में हमको प्लेन ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए, बाकी कुछ ऐसा फैंसी चीज़ नहीं चाहिए। प्लेन डिग्री चाहिए, चाहे 3 साल की हो 4 साल की हो। बहुत लोग पूछते मैंने बीटेक किया, बी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सी डिग्री की है, बस उनको ग्रेजुएशन चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं मांगते, बस ग्रेजुएशन चाहिए ऑफिस असिस्टेंट एंड स्केल 1 के लिए, वैसे तो सभी में, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कोई नहीं चाहिए बिकॉज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। एंड यहाँ पर बस मेंशन है यहाँ पे कि प्रेफरेंसेज विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स जिनका एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है या फॉरेस्ट्री से है, एनिमल हस्बेंड्री या आईटी मार्केटिंग ऑपरेशंस, ये सब लॉ इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें लिखी होती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल यहाँ पे बोला नहीं है कि आपको ये चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चाहिए, यहाँ से डिग्री की है तो ये हम अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में पूछते ही हैं वो लोग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद उस पर क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो वो थोड़ा चेक करते हैं। बाकी प्रेफरेंसेस देना और यहाँ पर लाइक मैंडेटरी होना डिफरेंट चीज़ है। तो ये प्रेफरेंसेस की बात है, मैंडेटरी नहीं मांगा है। अगर आपका प्लेन ग्रेजुएशन है, बीएससी बीए बीकॉम जो भी है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी। उसके बाद अगर हम कुछ देखना चाहें तो और एग्ज़ाम को कैसे अप्लाई करना है, तो एग्ज़ाम के एप्लीकेशन डेट्स अभी ऑन हो चुके हैं, लाइक आज से ही 1 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 21 जून तक। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा 2-3 दिन रुक के भरिए फॉर्म, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग भर के कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर उस पर वीडियोज़ भी बन जाते हैं कि ऐसे मिस्टेक करना नहीं है, ये करना, ये अवॉइड करना, ये करना है। तो तब तक आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बट ऐसे भी नहीं कि आप जाके 21 तारीख को 5 बजे भर रहे हो फॉर्म, वो मत कर लेना, क्योंकि कभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का कुछ बता नहीं सकते, कभी साइट क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए। तो आप 18-19 डेट के पहले ही फॉर्म फिल कर लेना, बट 1-2 दिन रुक के भरो, या आपको भरना है तो आप तुरंत से भर सकते हो। बाकी यहाँ पे उन्होंने डेट्स मेंशन की है कि प्रीलिम्स एग्जाम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई या अगस्त में हो जाए। तो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में तो वो डेफिनेटली ले ही लेंगे, क्योंकि उनको मतलब आरआरबी का एक फिक्स है कि वो 1 जनवरी को हर साल रिजल्ट लगाती है। तो 6 महीने का तो पीरियड चलता ही है फ्रॉम नोटिफिकेशन टू रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो इसीलिए वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जुलाई अगस्त देंगे एंड सितंबर में प्री लेंगे। तो वैसे ईजी ऐसा वैसे मत लेना, ईजी वे में मत लेना इसको। इनके डेट्स बहुत फिक्स होते हैं, जो डेट्स मैंशन होती है उसी को एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर प्री का दे दिया एंड प्री का रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में। उसके बाद यूजुअली मेंस, मतलब मेरा भी मेंस 25 सितंबर को कुछ हुआ था, तो यहाँ पर आपका भी सितंबर के मिड के बाद आराम से मेंस हो जाएगा एंड अक्टूबर में रिजल्ट आके अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू वगैरह होकर 1 जनवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। वैसे जनवरी मेंशन किया है, बट यूजुअली 1 जनवरी को ही आ ही जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जो हमको मांगते हैं डेटा, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं वो तो हम एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त दे ही देते हैं, जो भी डिटेल्स मांगते हैं। उसके अलावा जो हमें अपलोड करने के होते हैं वो होते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो लोगों को सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ही होता है। तो सिग्नेचर ब्लैक पेन से करो या ब्लू पेन से, बट सजेस्टेड है ब्लैक पेन से करो, बिकॉज वहाँ पे हमारी मतलब हम स्कैन करके जब अपलोड करते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आती है, तो थोड़ा अच्छे से दिखती है, क्लियर दिखती है ब्लैक इंक रादर देन ब्लू इंक। ब्लू इंक कैसा, जब जेरोक्स करते हो या प्रिंट निकालते हो तो वो थोड़ा फेंट हो जाती है, इसलिए ब्लैक से करो।
ये प्रेफरेबल रहेगा। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी दिया होता है, तो अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट मत अपलोड कर देना। तो ये देखो यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है, तो यही फॉर्मेट अपलोड करना। अब बहुत लोगों ने अभी इसके पहले एसबीआई के लिए अप्लाई किया होगा, उनका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, या आईबीपीएस का फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसा वैसा लिख देना। एंड दिस डिक्लेरेशन शुड बी रिटन बाय योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि मेरी राइटिंग खराब है तो मैं अपने दोस्त से लिखवा लेता हूँ, उसकी राइटिंग अच्छी है, मेरे भाई की राइटिंग अच्छी है, मेरी बहन की राइटिंग, ये सब मत करना। आपकी राइटिंग होनी चाहिए, चाहे कीड़े मकोड़े निकालो, बट आपकी ही राइटिंग होनी चाहिए ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन में। एंड डेफिनेटली सिग्नेचर में भी आपकी ही राइटिंग होनी चाहिए। एंड सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, एंड ये डिक्लेरेशन भी कैपिटल लेटर्स। एक भी वर्ड मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट वर्ड, जैसे आप फर्स्ट नाम लिख रहे हो तो पी तो कैपिटल रहेगा ही, जैसे मेरा नाम प्रिया है तो पी तो मैं कैपिटल लिखूंगी, फिर डी भी कैपिटल लिखूंगी मिडिल नेम में, एंड के भी कैपिटल लिखूंगी। बट ऐसा ना हो कि मैं पी आ रहा है सब कुछ कैपिटल में लिख रही हूँ, नाम भी कैपिटल में मत लिखना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। उसके बाद बाकी लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड आपका फोटोग्राफ का ये डायमेंशन देके है। तो बेसिक हमारा जो पासपोर्ट फोटो होता है उसको स्कैन करके डाल देना। एंड इसमें एसएससी जैसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें डेट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। मैं तो एक ही फोटो मेरा 12th के बाद मैंने निकाला था, वही चलते गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नया ही फोटो अपलोड करना है, जो क्लियर हो फोटो बस वही डालना है, स्पेक्स के साथ वगैरह मत डाल देना, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पर। बट हम क्यों रिस्क लेना है, हमको कभी भी पासपोर्ट फोटो तो स्पेक्स वगैरह के साथ होना भी नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर देना। एंड वाइट बैकग्राउंड रहा तो बेटर है, अदरवाइज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये बैकग्राउंड चाहिए। बाकी उसके बाद पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो 43 आरआरबीज है वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं आरआरबी के रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पर स्टेट भी देखे है, उनका हेड ऑफिस देखे है, एंड डिजायर्ड लैंग्वेज, जो बहुत लोग पूछते हैं, डाउट होता है उनको कि ये स्टेट के लिए क्या लैंग्वेज है, मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे तेलुगु नहीं आती। देखो आपको नहीं आती, आप अप्लाई तो हर स्टेट के लिए कर सकते हो, आप कोई भी स्टेट के लिए, मैं चाहे महाराष्ट्र से हूँ, मुझे चाहिए मैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में सर्व करूँ, मैं जाके अप्लाई कर दूंगी। बट प्रॉब्लम है एलपीटी निकालो तेलुगु में, एंड उसके बाद जो हम वहाँ पे काम करेंगे तेलुगु पीपल से डील करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रामीण बैंक या कोई भी बैंक में, बैंक लोकल पीपल के साथ डील करता है। बैंक में तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हो जिनको इंग्लिश आती हो, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इसलिए वो पहले से ही मेंशन करते हैं कि ये सब लैंग्वेज आती है भाई तभी अप्लाई करो, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, एलपीटी वगैरह नहीं निकलेगा, रिजेक्ट हो जाओगे, फिर रोते बैठोगे। उससे बेटर है कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अप्लाई करना है। अगर चाहो तो डिफरेंट मतलब अदर स्टेट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको आपका डोमिसाइल या नेशनलिटी या जो भी है आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ तो आप सिर्फ महाराष्ट्र में अप्लाई करोगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप ऑल इंडिया लेवल जो भी जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहो, जिस स्टेट में जाके सेटल होना चाहो, आप अप्लाई कर सकते हो। बट आप अपना देखिए कि आप उसकी लैंग्वेज आपको समझती है क्या। जैसे अगर यहाँ पे देखिए झारखंड बैंक, जो झारखंड का स्टेट है उसमें हिंदी मांगा है, तो हिंदी मोस्टली आता है लोगों को। अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ या मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यूपी से हूँ, या फिर ये मैं हरियाणा से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो ये सब लोग हिंदी आती है, इनको हिंदी ही मांगा है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आरआरबी में ये एक होता है कि हम एक टाइम एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब बाकी ऑफिसर्स जैसा नहीं होता है। आरआरबी का पर्पज ही वही है कि आप सेम स्टेट में रह सको, एंड आपको पोस्टिंग आसपास भी दी जाती है उसी बेसिस पे, क्योंकि आरआरबी सेम स्टेट में ही वर्क करते हैं, इसलिए तो इतने सारे आरआरबीज है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट आरआरबीज है। तो ये हो गया। बाकी ये एलिजिबिलिटी ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो जो मिस्टेक मैंने की थी वो थी वैकेंसीज को लेके। तो हम वैकेंसीज देख लेते हैं किधर है ये। तो वैकेंसीज में क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स ने अभी भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है। जैसे देखो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, या फिर ये कौन सा है बड़ौदा राजस्थान, मतलब बड़ौदा ने जिसको भी स्पॉन्सर किया किसी ने नहीं अप्लाई फॉर ये किया है वैकेंसी डिक्लेयर। बड़ौदा यूपी ये सब लोगों ने अप्लाई ये नहीं किया है। अपना तेलंगाना ग्रामीण बैंक इन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, तो पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैंने क्या कांड किया था। मैंने क्या किया था, मेरे वक्त महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में वैकेंसी थी, एंड विदर्भ कोकण ने ऐसे ही एनआर स्टेटस डाल दिया था इधर, तो उसमें वैकेंसी नहीं थी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। तो मैंने क्या सोचा कि जिस बैंक में वैकेंसी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो, बिकॉज मुझे तो क्लियर पता था मैं विदर्भ रीजन से बिलोंग करती हूँ, एंड हर स्टेट में आरआरबीज तो वैसे ही डिवाइडेड होता है, रीजन के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों आरआरबीज सेम एरिया में वर्क कर रहे हैं, मोस्टली पता नहीं महाराष्ट्र में तो ऐसा ही है। तो आई एम कंसिडरिंग हर स्टेट में ऐसा ही चलता होगा। जो बॉर्डर वाले हैं वो पास में रहते हैं थोड़े बहुत, बट अगर तो मैंने क्या किया था, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को प्रेफरेंस डाल दिया था, जबकि जो सबसे क्लोजेस्ट ब्रांच भी है इस बैंक की वो मेरे घर से 180 किलोमीटर्स थी, 150 टू 180 किलोमीटर्स थी। एंड अभी भी मैं इस बैंक में वर्किंग हूँ, बट मैं 200 किलोमीटर्स पे पोस्टेड हूँ, जो कि अच्छा है। डिस्टेंस वाइज उन्होंने बहुत कंसीडर करके मुझे 200 दिया है, एंड वो लोग कंसीडर करके ही देते हैं, बट फिर भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इससे पास वाला भी मैं अगर मांग लूँ 150 किलोमीटर वाला दे दो, फिर भी वो 150 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया ना। अभी आरआरबी में लोग आरआरबी को टारगेट ही इसलिए करते हैं कि घर के पास रह सके, या फिर नियर बाय रह सके, या पेरेंट्स को देख सके। बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सो एंड सो। तो ये पर्पज फिर फुलफिल नहीं होता है अगर हम ऐसी गलतियाँ कर दें। तो आपको क्या करना है, अगर विदर्भ कोकण में सपोज वैकेंसी इस साल दोनों में है, ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूपी का है, यहाँ पे बड़ौदा यूपी बैंक ने डिक्लेयर नहीं किया, बट आपके एरिया में ये बैंक है, तो आप डेफिनेटली जब अप्लाई करोगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको डालो।
आपको चाहिए कि ये बैंक मिले तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में डालो, उसके बाद बाकी सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस में जो भी बैंक है, पूरे बैंक से हमको डालना ही होता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रेफरेंस डालना है, जितने भी अवेलेबल है सबको हमको प्रेफरेंस वाइज सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसा क्या होगा कि अगर 1 जनवरी के पहले बड़ौदा यूपी बैंक ने अगर डिक्लेयर कर दिया उनका वैकेंसी एंड आपने उनका रिक्वायर्ड कट ऑफ निकाल लिया, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक पोस्ट मिल ही जाएगी। एंड अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने डिक्लेयर नहीं भी किया, मतलब इन्होंने इस साल डिक्लेयर ही नहीं की वैकेंसी, तो आपको जो आपका सेकंड प्रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये है कि आर्यावर्त बैंक में है आपका सेकंड प्रेफरेंस, तो आपको वो मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ौदा बैंक का आपने डाला है प्रेफरेंस एंड अगर वैकेंसी नहीं आई तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा या आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है। तो इसीलिए ये मिस्टेक मैंने की थी। ये मेरा फॉर्म भी है इधर, मैंने देखो यहाँ पर क्या किया था, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया एंड विदर्भ कोकण को सेकंड दे दिया। अगर ये मैंने रिवर्स किया होता तो विदर्भ कोकण ने बाद में फिर वैकेंसी डिक्लेयर कर दी रिजल्ट के पहले, तो उसके कारण मुझे, अगर मैंने किया होता तो मुझे मिल गई होती वो वैकेंसी। एंड अभी तो इन दोनों का मर्जर भी चालू, मतलब बात चालू है मर्जर की, तो कभी ना कभी मर्जर हो ही जाता है एंड वो सब मिला के एक महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ही बन जाता, तो मैं इधर ही आ जाती। बट अभी ऐसा है कि मैं दूर हूँ, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है बैंक्स में, उल्टा जो बैंक में मैं हूँ वो तो मुझे बहुत पसंद है, बट फिर भी डिस्टेंस का ही एक पोस्टिंग का एक प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज रूरल बैंक से हमको रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज में ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज या पोस्टिंग मिलती है। तो उस केस में फिर अपना प्लेस छोड़ के दूसरे रीजन में, रूरल में जाके रहना थोड़ा डिफिकल्टीज आती है। तो इसीलिए आपको अच्छे से देख के प्रेफरेंसेस डालने हैं। इवन इफ वैकेंसी नहीं है डिक्लेयर तो भी आप प्रेफरेंसेस जरूर डाल दिए, बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी अगर आई नहीं तो मुझे दूसरा प्रेफरेंस नहीं मिलेगा या रिजेक्ट हो जाऊंगा या सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये प्रेफरेंस, अगर यहाँ पर मैं उल्टा भी डाल देती, अगर विदर्भ कोकण ने वैकेंसी नहीं लाई होती तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिल ही जाता, बट अभी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही यही था एंड मेरे मार्क्स उनके कट ऑफ को क्रैक कर गए, तो फिर उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया। उनको थोड़ा पता है कि मैंने गलतियाँ की है इधर फॉर्म भरते वक्त, तो इसलिए ऐसी गलतियां मत करना। बाकी ऐसा इस वीडियो में, मतलब इस नोटिफिकेशन में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मैं आपको, जो बाकी लोगों ने नहीं बताया होगा वो डेफिनेटली बता चुके हैं, तो आप जाके चेक कर लेना। ये क्रेडिट हिस्ट्री जो सिबिल का होता है, बहुत लोगों को डाउट होता है, तो सिबिल का ऐसा कुछ मैटर नहीं है। देखिए, अगर आपने लोन लिया है, बहुत लोगों का होता है लोन वगैरह, स्पेशली रूरल एरियाज में क्रॉप लोन वगैरह लेते हैं लोग, केसीसी वगैरह, एंड वो रीपे नहीं करते या रिन्यू नहीं करते, तो उनका सिबिल इफेक्ट होता है। एंड प्लस किसी ने सपोज पेटीएम, ये सब भी लोग लोन दे रहे हैं ना आजकल, पेटीएम हो या अमेजोन हो या इवन पे लेटर भी जो अवेलेबल होता है सर्विस फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे, तो वो सारी चीज़ों के भी आपने टाइम टू टाइम बिल नहीं पे किए, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे किया, तो सिबिल इफेक्ट होता है। बट अगर आप उनमें से हो जिनके पास ये कोई ऑप्शन नहीं है, सिबिल मतलब है ही नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर कभी किसी से लोन नहीं लिया है बैंक से या कुछ भी नहीं, तो उन लोगों को सिबिल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हिस्ट्री फाउंड नहीं होती तो -1 दिखाता है सिबिल, तो उससे भी डरना नहीं है कि अरे हमारा सिबिल माइनस में है, इसको 650 के ऊपर होना चाहिए। तो 650 एंड अबाव बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपका कोई हिस्ट्री ही नहीं है तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, -1 भी रहा तो कोई बात नहीं है। तो ये भी हमको कुछ अभी नहीं दिखना है, वो सिलेक्शन के बाद इंस्टीट्यूशन खुद देखता है ज्वाइनिंग के वक्त, तो वो बात की बात है। बट अगर खराब भी होगा तो तब तक आप ठीक कर लो, ये मुझे बोलना था। बाकी इस वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पर। एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कुछ चीज़ें, एग्जाम पैटर्न विद उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ, तो वो कुछ और वीडियो में हम देख लेंगे। एंड हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर यहाँ से देख लेना, या यूट्यूब पे तो ढेरों वीडियो है, देख ही लेना एक बार कैसे अप्लाई करना है। आप चाहो तो मैं भी बना ही लूँगी वीडियो, अगर चाहो तो, अदरवाइज मैं भी क्या ही आपका टाइम वेस्ट करूँ। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड जरूर इस वैकेंसी को अप्लाई करना, बिकॉज अगर आपको होम सेट में पोस्टिंग चाहिए एंड ऑफिसर या असिस्टेंट बनना है तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। असिस्टेंट के लिए ठीक है, बट जो लोग ऑफिसर टारगेट कर रहे हैं उनको सेम स्टेट छोड़ना नहीं है, अपना स्टेट से बाहर नहीं जाना है ऑफिसर होने के बावजूद भी, तो वो लोगों को तो ये एग्जाम बेस्ट है, उनके लिए ही बनी है। सोचो एंड टारगेट करो, एंड जितनी भी पढ़ाई अभी चल रही है सबको रिफ्रेश करके रिविजन प्रैक्टिस सब कुछ करो, बिकॉज ये 6 मंथ्स की जो मेहनत है वो आपको नेक्स्ट ईयर एक ऑफिसर या असिस्टेंट बनाएगी। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर